अब तक हमने बैलेंस शीट में जितना भी नंबर्स था, जितना भी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर था, बैलेंस शीट में जो भी आपको कंपोनेंट्स दिखता है, सारा का सारा कंपोनेंट हमने समझ लिया था और जो भी नंबर्स होता है, उनको कैसे देखना होता है, समझना होता है, ये भी समझ लिया था। तो एज़ अ बिगिनर अभी आप इतना कैपेबल हो चुके हो कि आप जितना भी नंबर्स आपको दिखता है, आप उनका मीनिंग एट लीस्ट आप समझ पाओ। अभी हम एक और लेवल अप जाके देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में आप एज़ अ इन्वेस्टर इन जो भी नंबर्स आपको दिखता है, ये सारे के सारे नंबर्स को आप एज़ अ इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो? इसको आप इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो? कंपनी में जो भी नंबर चेंज हो रहा है, उसको आप अच्छा है, बुरा है, ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे बर्जर पेंट का जो भी बैलेंस शीट है आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी हम जितना भी एनालिसिस समझेंगे इसी बैलेंस शीट पे आप लोगों को मैं समझाऊँगा। तो मोस्टली आप लोग को जितना भी मैं बताने वाला हूँ, मोस्टली थोड़ा बहुत मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। तो आप लोग को रिपीटेबल लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों का फिर से रिवीज़न हो जाएगा और बाकी जो भी चीज़ नया है वो भी हम लोग समझ लेंगे। क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में मेनली आप लोग को 2 कंपोनेंट देखने को मिलता है। पहला आप लोग को एसेट्स मिलेगा, दूसरा आपको लायबिलिटी मिलेगा। और एसेट्स में भी आप लोग को 2 कंपोनेंट मिलेगा, फिक्स्ड एसेट एंड नॉन फिक्स्ड एसेट, जो कि आपको करंट एसेट भी बोला जाता है। और लायबिलिटी में आपको 3 तरीके का कंपोनेंट मिलेगा। पहला आपको जो ओनर्स कैपिटल होता है वो मिलेगा, दूसरा आपको करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी देखने को मिलेगा। तो जो ओनर्स कैपिटल है, ये आप लोग को जैसे कि पता ही होगा कि इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स, ये टोटल मिलके बनता है टोटल इक्विटी या फिर ओनर्स कैपिटल। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पर इक्विटी कैपिटल सबसे पहले दिख रहा है कि 97 से बढ़कर 117 हो चुका है। तो जो सबसे पहले इक्विटी कैपिटल आता है, इसमें आपको चेंज को ट्रैक करना होता है। मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या फिर सेम रह रहा है, ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करना होता है। तो अगर आपको इक्विटी कैपिटल में कोई भी चेंज दिखे, तो आपको सिंपली ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी शेयर्स है कंपनी में, उन शेयर्स में कोई चेंज हुआ है। या तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ हुआ है या तो डिक्रीज़ हुआ है। बस इन्हीं 2 चीज़ में कोई काम हुआ होगा। अगर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर कंपनी में शेयर्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कंपनी में डायल्यूशन हो रहा है। और डायल्यूशन बहुत तरीके से हो सकता है। पहले तो कंपनी डायरेक्टली न्यू शेयर्स इश्यू कर सकती है, या फिर कंपनी में ईसॉप्स हो सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या फिर कंपनी में बोनस इश्यू भी होता है, कंपनी में राइट्स इश्यू भी होता है, बहुत तरीके के इश्यू हो सकते हैं। मेनली आपका समझने का ये ज़रूरत है कि कंपनी में अगर न्यू शेयर्स ऐड हो रहे हैं, तो आपको इक्विटी कैपिटल में चेंज होता हुआ दिखेगा और इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा। और इक्विटी कैपिटल अगर बहुत ही माइन्यूट सा चेंज हो रहा है, तो आप समझ जाना कि कंपनी में जो भी शेयर्स है उनका डायल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका कंपनी से कंट्रोल लूज़ हो रहा है और आपका जो भी ईपीएस है, ये कम होता जाएगा। और अगर ये उल्टा हो रहा है कि कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब आपको सिंपली इतना समझना है कि कंपनी में जो भी शेयर्स है, उसका नंबर कम हो रहा है, और शेयर्स का नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। और कंपनी अगर अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करती है, तो इसका मतलब आप सेम शेयर से कंपनी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ले पाओगे और आपका ईपीएस भी ज़्यादा आएगा। तो इक्विटी कैपिटल अगर बढ़ रहा है, तो आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है कि क्यों बढ़ रहा है। कंपनी जो भी नंबर ऑफ शेयर्स न्यू इश्यू कर रही है, उससे कंपनी को ऑफ कोर्स पैसा आया होगा। वो कंपनी उस पैसे से क्या कर रही है? एक्चुअली में उस पैसे को कहाँ लगा रही है? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्टिव जगह पे लगा रही है या फिर कोई एक्चुअली में अच्छी जगह पे लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई गलत जगह पे लगाया जा रहा है, जहाँ पे लगाना नहीं चाहिए, तो डायल्यूशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग रिज़र्व्स पे आते हैं। रिज़र्व्स का नंबर आप लोग को मोस्टली आपको अच्छी कंपनीज़ में बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो मोस्टली आपको ये नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन कभी-कभी केस में आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि जो रिज़र्व्स का नंबर है, ये कभी-कभी घट सकता है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रही है, लेकिन आपको रिज़र्व्स का नंबर बहुत ही कम इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। पहला, अगर कंपनी में जो भी रिज़र्व्स है, ये अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब अच्छे टाइम से रेट से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छे से प्रॉफ़िट कमा रही है। और जो भी कंपनी प्रॉफ़िट कमा रही है, सबसे बड़ी बात, वो कंपनी अपने पास रख रही है। बहुत ज़्यादा कंपनी में कंपनी से डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है। तो कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड बाँट देती है, तो कंपनी में जो रिज़र्व्स है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते। और कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देती है 1 साल में, तो क्या होता है, आपको रिज़र्व्स गिरते हुए भी दिख दिख सकता है। और कंपनी में रिज़र्व्स और भी रीज़न से बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने अगर अपने शेयर्स डाइल्यूट कर दिया, तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो रिज़र्व्स बढ़ सकता है। और कंपनी मान लीजिए किसी रीज़न से लॉस हो रहा है, कंपनी को मान लीजिए किसी रीज़न से लॉस हो गया, तो अगर कंपनी में लॉस भी हो रहा है, तो आपको जो रिज़र्व्स का नंबर है, ये गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी को अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, कंपनी अगर अच्छे से प्रॉफ़िट कमा रही है, तो रिज़र्व्स का नंबर बढ़ेगा। और रिज़र्व्स का नंबर बढ़ता हुआ ऑफ़ कोर्स अच्छा होता है। और अगर रिज़र्व्स का नंबर गिर रहा है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि कंपनी को लॉस हो रहा है, या फिर कंपनी के पास जितना भी पैसा है, वो कंपनी अपने अपने से बाहर लेके जा रही है। बाहर लेके जाने का मतलब ये है कि कंपनी या तो डिविडेंड बाँट रही है, या तो कुछ दूसरे दूसरे तरीके से कंपनी अपने पैसा बाहर लेके जा रही है। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास ₹100 के रिज़र्व्स है और उस कंपनी ने मान लीजिए इस साल में ₹20 का और एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट कमा लिया। तो ऐसे में वो ₹20 अगर कंपनी ने एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दिया, तो ऐसे में पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, तो आपको अगले साल ₹120 दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी ने ₹10 का डिविडेंड बाँट दिया, तो ऐसे में आपको नेक्स्ट साल सिर्फ़ ₹110 ही दिखेगा रिज़र्व्स पे। और अगर मान लीजिए कंपनी ने ₹30 का डिविडेंड दे दिया, तो ऐसे में आपको ₹90 दिखेगा। तो मेन बात ये है कि कंपनी अपने पास कितना पैसा रखती है। अगर कंपनी जितना भी पैसा अपने पास रखती है प्रॉफ़िट में से, वो सारा का सारा आपको रिज़र्व्स में मिलेगा।
नेक्स्ट आते हैं बोरोइंग्स पे, तो बोरोइंग्स का नंबर ऑफ कोर्स जितना भी कम होता है उतना बढ़िया होता है। लेकिन कुछ-कुछ कंपनीज़ आप लोग को ऐसे भी मिलेंगी जिनका बोरोइंग्स के बिना काम नहीं चलेगा। अब उनका इंडस्ट्री ऐसा है, उनका हालत ही ऐसा है कि ऑफ कोर्स उनका बोरोइंग्स के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जो मेन चीज़ आपको देखना होता है कि बोरोइंग्स पे आप लोग को मल्टीपल टाइप का बोरोइंग्स बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिल जाता है, आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिल जाता है, लीज़ लायबिलिटीज़ मिल जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, ये आपको देखना है कि ज कंपनी के पास कितने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। और कंपनी को जितना भी बोरोइंग्स है, ये क्या कंपनी पे कर सकती है एक्चुअली में या फिर नहीं? और अगर आपको ये देखना है कि कंपनी जो जितना भी कंपनी के पास लोन है, ये कंपनी पे कर सकती है या नहीं, ये अगर आपको देखना है तो आप कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स है, उससे कंपेयर कर सकते हो कि अगर कंपनी के पास इतना लोन है, तो कितना प्रॉफिट से इनका मतलब ये लोन पे करना पड़ेगा। या फिर आप दूसरा तरीका देख सकते हो कि कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा हुआ है। कंपनी के पास ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उनके पास कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वो डायरेक्टली जब मन वो जितना भी लोन है वो चुका सकते हैं। और बोरोइंग्स का एक और चीज़ होता है जो कि क्रेडिट रेटिंग होता है। स्किनर पे आप लोगों को नीचे के सेक्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप वो रिपोर्ट्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। उसमें आप लोगों को क्रेडिट रेटिंग मिल जाता है। जो भी अच्छा रेटिंग होता है उसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो आप पहला तो रेटिंग्स चेक कर सकते हो, दूसरा प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी एक्चुअल में जितना भी लोन है कंपनी के पास ये पे कर पा रही है या नहीं। कंपनी जितना भी इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में कंपनी पे कर पाएगी या नहीं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पर जितना भी आपको फाइनेंस कॉस्ट दिखता है, इंटरेस्ट कॉस्ट दिखता है, उसको आप देख लेना कि कंपनी एक्चुअल में पे करने लायक कैपेबल है या नहीं। नेक्स्ट जो लीज़ लायबिलिटीज़ आता है, इसको थोड़ा-सा बात करने की ज़रूरत है। अब कुछ-कुछ कंपनीज़ ऐसे होते हैं जिनका लीज़ के बिना चलेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए मूवी थिएटर हो गया। अब अगर आपको मूवी थिएटर चलाना है, तो ऐसे में आपको कोई जगह है मतलब जो भी रियल एस्टेट है उसको मतलब खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है रियल एस्टेट। तो ऐसे में हर लोकेशन पे आप जाके रियल एस्टेट खरीद नहीं सकते। तो ऐसे में कंपनियाँ क्या करती है लीज़ ले लेती है या फिर आपको अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आप 2 तरीका है। पहले तो आप जो भी लैंड है वो खरीद लो या फिर जो भी लैंड है बिल्डिंग्स है उनको लीज़ पे ले लो। तो बहुत तरीके से होता है, तो कुछ कंपनी क्या करते हैं लीज़ पे ले लेती है। तो इसीलिए क्या होता है कि कंपनी में जो भी लीज़ लायबिलिटीज़ है, ये मोस्टली आपको टाइम के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी कंपनी में आपको लीज़ लायबिलिटीज़ देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको कंपनी के पास एक्चुअल में कैश पड़ा हुआ है, उसको आपको लोन से माइनस करना है। और अगर ये नंबर पॉज़िटिव आता है, तो आपको देखना पड़ता है कि एक्चुअल में कंपनी में कोई ट्रबल तो नहीं है, या अगर ट्रबल है या फिर कंपनी में अगर नियर टर्म में कोई ट्रबल आ सकता है, तो दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली है ये एक लोन ही, आपको मंथली मंथली पेमेंट करते जाना है। आपको अल्टीमेटली इंटरेस्ट भी पे करना है। नेक्स्ट आपको लोन पे एक और चीज़ देखना होता है, लोन जो भी इक्विटी है, इसके टर्म्स में लोन कितना है। अगर कंपनी के पास ₹100 का अपना खुद का पैसा है, जो कि आपको इक्विटी कैपिटल रिज़र्व्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर कंपनी के पास ₹100 का अपना पैसा है, तो कंपनी ने दूसरों से कितना पैसा उठा के रखा है। अगर कंपनी के पास ₹100 का खुद का पैसा है और कंपनी ने ₹50 का लोन उठा के रखा है, फिर भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं, लेकिन फिर भी आप मैनेज मैनेज कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, इकोनॉमी ठीक-ठाक सेक पे है, तो ठीक-ठाक चल सकता है। लेकिन 0.5 से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा हो जाए, 60%, 70%, 80% या फिर उससे भी ज़्यादा, अगर 100% भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर बहुत ही दिक्कत है। तो ऐसे कंपनी से आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए और पॉसिबल हो तो आपको वॉच वॉच मोड पे रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रेशियोज़ का पार्ट है, रेशियोज़ को हम लोग थोड़े से बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको अदर लायबिलिटी देखने को मिलता है। तो अदर लायबिलिटी में पहले आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिखता है, ये आपके अधिकार में नहीं है कि ये किसी दूसरे इन्वेस्टर के अधिकार में है। तो जितना भी बैलेंस शीट पे आपको नंबर दिख रहा है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये कंपनी के पास एक्चुअली में इतने का अधिकार है नहीं। तो यहाँ पर आपको जितना भी नंबर दिखता है बेसिकली इसको आपको इग्नोर करना है। मतलब जितना भी आपका बैलेंस शीट में जितना भी आपको नंबर दिख रहा है, उसमें इसको माइनस कर देना है आपको। इसके बाद आपको पेएबल्स दिखेगा, मतलब कंपनी को दूसरे को कितना पैसा पे करना है। तो अगर ये टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आपको थोड़ी-सी देखने की ज़रूरत है कि अगर कंपनी नेचुरली ग्रो कर रही है, मतलब अगर कंपनी का रेवेन्यू 10% से बढ़ रहा है, तो अगर ये 10% से बढ़ रहा है तो फिर ठीक-ठाक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कभी इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो फिर आपको थोड़े-से इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब कंपनी ने दूसरे का पैसा रोक के रखा है, कंपनी ने दूसरों को पैसा पे नहीं किया है। तो ऐसे में आपको एक बात देखने की ज़रूरत है कि इस कंपनी में पैसे की दिक्कत तो नहीं है, कि कंपनी के अंदर कोई पैसे का दिक्कत तो नहीं चल रहा है, इसकी वजह से कि दूसरे का पैसा रोक दिया, तो ये आपको देखना पड़ता है। और ये परसेंटेज बेसिस पे आपको देखना होता है। मान लीजिए कंपनी का ₹100 का सेल्स करती है और अगर 10% या फिर 20% जैसे कि ₹10 ₹20 कंपनी के पास पेएबल्स है, तो उतना दिक्कत नहीं है। और ये जो भी परसेंटेज है ना, ये इंडस्ट्री वाइज़ चेंज हो सकता है। किसी इंडस्ट्री में कम हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा हो सकता है। तो आपको पास्ट हिस्ट्री से मतलब चेक करना है कि पास्ट में इसके सेल्स के रिस्पेक्ट में इतना पेएबल्स कितना था और आज कितना है। अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रो कर चुका है, तो आपको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि क्यों हुआ है एक्चुअली में। नेक्स्ट आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर देखने को मिलता है कि अगर ये नंबर बढ़ रहा है, तो सिंपली मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी को और भी जो भी क्लाइंट्स है, जो भी कस्टमर्स है, वो एडवांस में पैसा पेमेंट कर रहे हैं ताकि उनको जो भी ऑर्डर है वो मिल सके। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि अगर एडवांस में आपको पैसा आ जा रहा है मतलब सामान डिलीवर करने से पहले, तो आपके लिए अच्छी बात है ना। नेक्स्ट जो अदर लायबिलिटी का आइटम है, ये अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रो कर जाता है,
या फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली गिर जाता है, तो आपको एक्चुअली में इसको यहाँ पर तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ अदर आइटम नाम का आपको दिख रहा है। आपको एक्चुअली में बैलेंस शीट खोल के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कहाँ पर गिरा है, कहाँ पर बढ़ा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर नॉर्मली इन्वेस्टेबल है कि नहीं ये देखने के लिए कर रहे हो, तो फिर आप ऊपर-ऊपर से देख सकते हो। लेकिन आप अगर एक्चुअली में कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो फिर आपको ये अदर अदर जो भी आइटम्स है, इनको आपको एक्चुअली जो बैलेंस शीट है कंपनी का, वो डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं एसेट्स पे। तो जो भी एसेट्स का नंबर आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट का नंबर देखने को मिलेगा। तो फिक्स्ड एसेट का जो भी आपको नंबर मिलेगा, तो ये अगर टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने जो भी जितना भी प्लांट एंड मशीनरी है, या फिर जो भी लैंड्स है, या फिर मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट है, उसको कंपनी बढ़ा रही है, मतलब उसमें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और कंपनी अगर अपने फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी कर रही है। और अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब कंपनी में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सेल्स आ सकता है। और अगर फिक्स्ड एसेट का नंबर गिर रहा है, तो आपको देखना है कि मतलब कितना गिर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कंपनी ने जो भी जितना भी फिक्स्ड एसेट है, उसको सेल किया होगा थोड़ा बहुत। और अगर थोड़ा बहुत गिर रहा है, जितना आपको 10% 15% इतना अगर गिर रहा है, तो या फिर जितना कंपनी ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, उतना अगर गिर रहा है, तो आपको इतना समझ जाना है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि जितना भी डेप्रिसिएशन था, वो क्लेम कर लिया है। और अगर कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो फिर आपको देखना है कि कंपनी का क्या नेचर ही ऐसा है कि कंपनी को फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कंपनी अगर फिर भी नहीं कर रही है, तो ऐसे में कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही है, मतलब कंपनी का फ्यूचर अनस्टेबल हो सकता है। क्योंकि बिना एसेट्स के आप काम कैसे चलाओगे? आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम आपको। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हर साल इन्वेस्ट होता होता रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एक बार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती है इस साल, और आगे आगे 3 से 5 साल, 10 साल कंपनी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना इन्वेस्ट कंपनी का चल गया, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक मोटा पैसा। तो इंडस्ट्री वाइज़ आपको चेक करना है कि कंपनी का बिज़नेस का नेचर कैसा है? कि क्या कंपनी को हर साल इन्वेस्ट करना पड़ता है? या फिर कंपनी को एक बार में मोटा पैसा लगाना पड़ता है हर 3 से 5 साल में? नेक्स्ट जो सीडब्ल्यूआईपी का नंबर दिख रहा है, ये आपको बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि ये फिक्स्ड एसेट का जो नंबर है, ये कंपनी में इतना फिक्स्ड एसेट अभी करंटली बन रहा है, बनकर तैयार नहीं हुआ है, बन रहा है। जैसे ही बन जाएगा, ये फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा। तो इस नंबर से आपको ये भी पता लगता है कि कंपनी इतने का जो फिक्स्ड एसेट है वो बना रही है। तो ये नंबर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर कंपनी में ये आपको नंबर्स टोटली दिख रहा है, तो आपको ईज़िली ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स का नंबर अगर बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही है। और इन्वेस्टमेंट्स बहुत तरीके हो सकते हैं। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कंपनी दूसरे कंपनी का स्टॉक्स खरीद सकती है, कंपनी अपनी सब्सिडियरी में हिस्सेदारी ले सकती है। तो कंपनी अगर अपने सब्सिडियरी में ही इन्वेस्ट करती है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। कंपनी का सब्सिडियरी अगर प्रॉफिट कमाता है, उसके जो रिजर्व्स है, वो भी आपको शायद इन्वेस्टमेंट में ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, तो फिर थोड़ा-सा आपको देखने की ज़रूरत है कि कंपनी ने क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है? और अगर कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो उसमें उसमें से कंपनी के पास ऑफ कोर्स पैसा आया होगा, तो उस पैसे से कंपनी ने क्या किया? तो आपको बेसिकली ट्रैक यही करना है कि कंपनी अगर अपने पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो पैसा इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है? उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? और कंपनी अगर अपने चीज़ों को बेच रही है, तो उससे कंपनी को जो पैसा आया, उस पैसे को कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है? मतलब उस पैसे को कैसा यूज़ किया जाए? कई बार क्या करती है कंपनी, अपने जो भी एसेट्स है उसको बेच देती है, और जो भी पैसा आता है वो शेयर होल्डर्स में बाँट देती है। तो अगर डिविडेंड दे दिया जाता है, तो ऐसे में कंपनी से पैसा चला गया और एसेट्स भी चला गया, तो कंपनी का फ्यूचर अनस्टेबल हो जाता है कि कंपनी अपने एसेट्स को बेचकर डिविडेंड बाँट रही है। तो ऐसे में कंपनी हो सकता है ऐसा सोच रही है कि उनको कंपनी मतलब आगे नहीं चलाना है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी को आगे चलाना है, तो आपको एसेट्स की ज़रूरत होगी, जो कि आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये जो भी इन्वेस्टमेंट का नंबर है, ये अगर गिरता हुआ आपको देखने को मिले, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कंपनी या तो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको बेच रही है, या तो कंपनी ने जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उनको लॉस हो रहा है। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने अगर अपने सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और अगर उस सब्सिडियरी को लॉस हो रहा है, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट का नंबर कम होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम अदर एसेट पे। अदर एसेट में आप लोग को कुछ देखने को मिलेगा, तो ये कंपनी में एक तरीके एसेट्स ही होता है। तो आप लोग करंट एसेट आप लोग को मेनली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इन्वेंटरी देखने को मिलेगा। अब इन्वेंटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स वाइज़ कंपनी है, उनमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इन्वेंटरी देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेंटरी कई बार कंपनी को रखना पड़ता है, क्योंकि आप तुरंत तो सामान बेच नहीं सकते, आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, या फिर 6 महीने, ऐसा टाइम तो लगेगा ना। आपने प्रोडक्ट बनाया, आप स्टोर रूम पे कहीं पर रखोगे, उसके बाद बेचोगे, तो टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको इन्वेंटरी मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए आप दुर्गा पूजा में सेल करोगे, तो दुर्गा पूजा में आपको अगर सामान सेल करना है, तो उसका आपको अभी से बना के रखना पड़ेगा, तभी आप उसको सेल कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें हैं, वो आपको इन्वेंटरी में दिखता है। इन्वेंटरी का जो भी नंबर है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इससे आपको बहुत कुछ पता लगता है। जैसे कि इन्वेंटरी का नंबर अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जितना पैसा है, वो कंपनी के इन्वेंटरी में फँस रहा है। अल्टीमेटली तो आपको यही देखना है ना कि कंपनी जितना भी पैसा अपने बिज़नेस पे लगा रही है,
अगर इन्वेंट्री का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी ने अपने सामान सेल नहीं कर पाया, लेकिन कंपनी को इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ा। मतलब कि कंपनी के पास जितना भी पैसा था, वो कंपनी की इन्वेंट्री में फँस रहा है। और अगर नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अपनी इन्वेंट्री को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा सेल कमा रही है और उससे कंपनी का पैसा रिलीज़ हो रहा है। अब कोई भी ग्रोइंग कंपनी में आप लोगों को इन्वेंट्री का नंबर टाइम टू टाइम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को टाइम टू टाइम ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि जैसे कंपनी ग्रो करेगा। लेकिन मेनली आपको सेल्स के साथ इसको देखना पड़ता है। अगर कंपनी में 10% का सेल का इंक्रीज़ आया, लेकिन इन्वेंट्री मान लीजिए 20% 30% से बढ़ गया, इसका मतलब कंपनी ने जितना भी सेल किया, वो उससे ज़्यादा कंपनी को इन्वेंट्री में पैसा फँस गया। तो थोड़ा बहुत इधर-उधर चलता है, थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत घट गया, चलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपको कोई नंबर दिखता है, मान लीजिए पिछले साल ₹10 का इन्वेंट्री था, इस साल मान लीजिए सेल भी नहीं हुआ और मान लीजिए ₹20, ₹30, ₹50 का इन्वेंट्री हो गया ₹100 के सेल पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है। कंपनी का मोस्टली सारा पैसा इन्वेंट्री में फँस रहा है और कंपनी अपने सामान बेच नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे देखना पड़ता है। नेक्स्ट आपको ट्रेड रिसीवेबल देखने को मिलेगा और रिसीवेबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि आपने सामान तो बेच दिया, लेकिन आपका अगर पैसा ही नहीं आएगा, तो क्या कैसे चलेगा? और जो भी रिसीवेबल्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि रिसीवेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा 100% गारंटी के साथ मिलेगा। रिसीवेबल का मतलब ये है कि आपको इतना पैसा मार्केट से मिलना बाकी है। आपने सामान बेच दिया है, लेकिन आपको मिलना बाकी है। मिलने का इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने जिसको सामान बेचा है, वो अगर कल को भाग गया या फिर वो कल को बैंकरप्ट हो गया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। तो जो भी रिसीवेबल्स है, ये आपको नंबर देखना पड़ता है। तो ये जो भी नंबर्स है, ये भी आपको सेल्स के रिस्पेक्ट पे देखना पड़ता है। तो अगर कंपनी ₹100 का सेल कर रही है, तो मान लीजिए कंपनी के पास ₹20 का रिसीवेबल है। तो अगर अगले साल भी कंपनी ने अगर मान लीजिए ₹100 का सेल किया और कंपनी के पास ₹20 का रिसीवेबल्स है, तो ठीक-ठाक है, मतलब मेंटेन्ड है। 20 से 22 हो जाए, 25 हो जाए, चलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब मान लीजिए कंपनी ने ₹10 का सेल बढ़ाया, पिछले साल ₹100 का था, इस साल मान लीजिए कंपनी ने ₹120 का सेल किया। लेकिन मान लीजिए रिसीवेबल्स पे आपको पिछले साल आपको ₹10 का था, इस साल आपको ₹30 का दिख रहा है। तो मतलब कंपनी ने जितना भी सेल लाया, सारा का सारा कंपनी के रिसीवेबल्स में चला गया। मतलब कंपनी को एक्चुअल में एक भी पैसा नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है कि कंपनी जितना सेल्स कर रही है, उसके रिस्पेक्ट पे कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, कुछ कंपनी इतना फ्रॉड करते हैं कि क्या करते हैं कि वो लोग सामान तो बेच देते हैं, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आपको दिखा देंगे कि हमने इतना ज़्यादा सामान बेच दिया। लेकिन एक्चुअल में उनका क्या होगा, रिसीवेबल्स में पैसा फँस गया कि उनको एक्चुअल में पैसा मिला ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे दिखा दिया कि हम लोग इतना सेल किया, हम लोगों ने इतना प्रॉफिट किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता लग जाता है। और सेम यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्री वाइज़ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कुछ-कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये नंबर चेंज हो सकता है, तो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कंपनी के पास कितना एक्चुअल में पैसा है, और पैसा बहुत तरीके से हो सकता है। बैंक में पड़ा हुआ हो सकता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह जो भी हाईली लिक्विड होता है, कंपनी के पास बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। और ये आपको जो भी मैंने बताया कि आपको लोन से ये नंबर घटाना है। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लीज़ लायबिलिटीज़ है, तो आपको ये नंबर घटा के देखना है। मतलब कंपनी के पास अगर ₹100 का लीज़ है और मान लीजिए कंपनी के पास कैश ही है ₹200 का, तो ऐसे में कंपनी के पास नेट-नेट ज़ीरो लोन है। तो कंपनी के पास अगर कोई लोन का डिमांड आता भी है, तो कंपनी तुरंत अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी कैश है, इससे पेमेंट कर सकती है। तो कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको ऐसे देखना है। और कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा कैश है, तो भी गलत बात है, क्योंकि कंपनी अगर अपने पास बहुत ज़्यादा कैश जमा करके रख रही है, लेकिन उस कैश का यूज़ भी नहीं कर रही है, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि कंपनी के पास हमेशा ऑप्टिमल कैश होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ऑफ कोर्स कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, कि कंपनी को डेली डेली जो भी ऑपरेशंस है, उसके लिए पैसा चाहिए। कंपनी को अगर फ्यूचर में कोई कैपेक्स करना है, कंपनी को अगर नए-नए चीज़ें करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के पास अगर एकदम भी पैसा नहीं है, तो भी दिक्कत हो जाएगी, कि कंपनी के जो डेली ऑपरेशंस है, उसमें कंपनी को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी अपने पास जो भी पैसा है, वो जमा कर रही है, लेकिन कंपनी कोई उसका यूज़ ही नहीं करे, तो फिर आपको देखना ज़रूरी है कि कंपनी उस पैसे को अल्टीमेटली वेस्ट ही कर रही है। इससे अच्छा क्या करना चाहिए कि कंपनी जो भी शेयर होल्डर्स है, उनको डिविडेंड बाँट दो, तो वो लोग अपना जो भी करना है वो कर लेंगे। नेक्स्ट आपको लोन्स एंड एडवांसेस भी देखने को मिल जाता है, कि कंपनी ने दूसरों को कितना लोन दे के रखा है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ रहा है, तो आपको मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको देखने की ज़रूरत है कि कंपनी ने जिसको लोन देके रखा है, तो एक्चुअली में पेमेंट कर पाएगा या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ता है। कि क्योंकि मान लीजिए कंपनी ने तो लोन दे दिया, लेकिन मान लीजिए सामने वाला पेमेंट करेगा या नहीं, कल को अगर सामने वाला बैंकरप्ट हो गया, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट आपको अदर एसेट एसेट आइटम आइटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम अदर लायबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कि अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो कर जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है, तो फिर आपको और कोई चारा नहीं है। आपको जो भी कंपनी का जो भी एक्चुअल में आपको बैलेंस शीट है, और आपको डाउनलोड करके हर एक कंपोनेंट देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एक्चुअली बढ़ा है या फिर घटा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ आपको अदर नाम से आपको देखने को मिलता है। आपको पूरा का पूरा सेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। एंड सब चीज़ के लास्ट में एक और बोनस टिप आपको मैं बता देता हूँ, कि अगर जो भी आपको टोटल एसेट का नंबर दिख रहा है, ये टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी दोनों का नंबर आपको सेम ही देखने को मिलेगा।
तो ये जो भी टोटल एसेट का आपको नंबर दिख रहा है, ये अगर आपको घटता हुआ देखने को मिले, तो इसका मतलब कंपनी का बैलेंस शीट का साइज़ ही श्रिंक हो गया। इसका मतलब कंपनी अपने बैलेंस शीट को ही श्रिंक कर रही है। तो इसका भी आपको रीज़न देखना है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर कंपनी का श्रिंक हो रहा है, तो ये भी एक कॉन्सर्निंग बात है कि क्योंकि कोई भी कंपनी अपने बैलेंस शीट को तभी श्रिंक करती है कि उनको मतलब क्लैरिटी नहीं है कि आगे कंपनी क्या होने वाला है, या फिर कंपनी में कोई इश्यू भी हो सकता है। तो बैलेंस शीट श्रिंक होना मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्चुअल में देखने की ज़रूरत है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को ही क्यों श्रिंक कर रही है। तो कंपनी का अगर इंटरनल ट्रबल हुआ, या फिर कंपनी में अगर कैश का प्रॉब्लम हुआ, तो भी आपको बैलेंस शीट श्रिंक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बैलेंस शीट श्रिंक होना भी एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइन है, तो आपको देखना पड़ता है कि कंपनी में बैलेंस शीट श्रिंक क्यों हो रहा है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट सेम साइज में रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का बैलेंस शीट श्रिंक हो गया, अब अगर थोड़ा बहुत किसी साल में श्रिंक हो गया, मान लीजिए पिछले साल 100 रुपए का था, इस साल 99 हो गया, 98 हो गया, तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि मतलब एक्चुअली हुआ क्यों। लेकिन इतना कंसर्निंग बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी रीज़न से, मान लीजिए इकोनॉमी खराब हो गया, तो फिर थोड़ा बहुत मान लीजिए सिंक हो गया, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ होगा। लेकिन मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा सिंक हो गया, मान लीजिए कंपनी के पास ₹100 के एसेट्स है, पूरा का पूरा एसेट्स ₹100 का था, और अभी कंपनी के में क्या हो चुका है, मान लीजिए 70 हो चुका है या फिर 80 हो चुका है। इतना ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंटली सिंक हो गया, तो फिर आपको एक्चुअली में देखना चाहिए कि कंपनी में कोई ट्रबल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।